एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो हिंदी में होने वाला है। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो हिंदी बोलते हैं, सो इसलिए मैं चाहती थी कि उनके लिए मैं हिंदी में एक वीडियो बनाऊं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसमें सबटाइटल्स ऐड करूं इंग्लिश बोलने वालों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि हालांकि मैंने इंडियन ऑथर्स के बुक्स रेकमेंड किए हैं, मैंने फ़ॉरेन ऑथर्स की भी बुक रेकमेंड की है जिनके हिंदी ट्रांसलेशंस अवेलेबल है, ताकि आप वो भी बुक्स पढ़ सके। ये वो बुक्स है जो मैंने पढ़ी है जिनकी हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि ये ऐसी बुक है जिनकी ट्रांसलेशन में उनका एक्चुअल मैसेज बुक का वो मिसप्लेस नहीं होगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो पहली बुक मैं रेकमेंड करूँगी वो है झुम्पा लाहिरी की नेमसेक। इस बुक पे एक मूवी भी है जिसमें इरफान खान और तब्बू है, एंड ये बुक की स्टोरी काफ़ी सिंपल है। देखा जाए तो प्रेमिस जो है इस बुक की जो कहानी है मेन, वो गोगोल के बारे में है जो हमारा नैरेटर है। एंड वो यूएस बॉर्न बच्चा है जो जिसे अपने इंडियन कल्चर में और जहाँ वो पैदा हुआ है यूएसए कल्चर को, कैसे वो दोनों कल्चर्स को हैंडल करता है, कैसे उसे मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं अपने बंगाली हेरिटेज के बारे में। सो उसके पेरेंट्स जो है वो इमिग्रेंट्स है जो इंडिया से यूएस सेटल हुए हैं। एंड ये कहानी जब आप बुक में पढ़ोगे तो जैसे जैसे वो बचपन से उसके अडल्टहुड तक कहानी जाती है, गूगल के अडल्टहुड तक, आप देखोगे कि ये कहानी इतनी आसानी से गई है उसके बचपन से उसके अडल्टहुड तक कि आपको लगेगा कि आफ्टर जब बुक वो ख़त्म भी हो जाएगी तब भी आपको लगेगा कि कि आपको और जानना है उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। इन बुक्स में से है जो काफ़ी पॉपुलर है ऑलरेडी मार्केट में, एंड ये वैसी बुक है जो जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये आपको बहुत छोटे से बुक स्टोर पे भी, ट्रेन स्टेशन पे भी, कहीं भी मिल जाएंगी। दूसरी बुक जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है गुनाहों का देवता। ये धर्मवीर भारती ने लिखी है। ये बुक मैंने इसी साल पढ़ी है। हालांकि ऐसी बुक्स धर्मवीर भारती की बुक्स एंड प्रेमचंद की बुक्स जो है हम स्कूल में पढ़ा करते थे, बट ये बुक जो है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, एंड मुझे इसी साल मेरे भाई ने रेकमेंड करी थी, तो फिर मैंने ये बुक पढ़ी। एंड ये बुक आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें जातिवाद पे बातें हैं, क्योंकि इसका जो इसमें सेंटर में स्टोरी की अगर आप देखा जाए तो लव स्टोरी है। वो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो नीची जाति का होता है, एंड वो जिसके लिए काम कर रहा होता है उसकी बेटी के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती है, एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वो नीची जाति का है तो ना वो बोल पाता है, एंड क्योंकि इवन दो वो ऊंची जाति की है लड़की, फिर भी वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके नहीं बोल पाती है। एंड आई थिंक ये बुक का जो कहानी है वो सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं, ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में, उस टाइम की भी, आई थिंक इस टाइम की भी एक हद तक वो बहुत रिलेट कर सकते हैं। एंड ये बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो आई थिंक अगर आपको स्टार्ट करनी है तो इस बुक से आप कर सकते हैं। तीसरी बुक जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी वो एक्चुअली एक ट्रायोलॉजी है, 3 बुक की सेट है, अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रायोलॉजी। सो इसमें जो है उन्होंने शिव भगवान को एज अ जस्ट सिर्फ एक कैरेक्टर की तरह लिया है, जो एक आदिवासियों का चीफ है जो हिमालय में रहता है, जिसे सब कोई कहते हैं कि ये नीलकंठ होगा, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बीच में जो लड़ाई हो रही है इस बुक में, जिस टाइम पीरियड में ये सेट है उस टाइम के लिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में लड़ाई हो रही है जिसको नीलकंठ रोकेगा। एंड सबका ये मानना होता है कि ये जो शिवा है, जो हमारा चीफ है आदिवासियों का, वही है जो सबको बचाएगा। स्टोरी है ये 3 बुक्स में डिवाइडेड है। पहली बुक है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, जिसकी हिंदी में आई थिंक ट्रांसलेशन है मेलुहा के अमर। एंड दूसरी बुक है नागाओं का रहस्य। एंड फिर आखिरी बुक है जो सबसे ज़्यादा बड़ी, आई थिंक 600 पेजेस की है, उसका नाम है वायुपुत्रों की शपथ। ये बुक मैंने स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल में शुरू की थी, आई थिंक मेरे 12th के बोर्ड्स के टाइम पे मैंने शुरू किया था, बोर्ड्स के बाद। एंड फिर मैंने कॉलेज में भी ये बुक पढ़ी थी। ये ऐसी बुक है कि आप एक बार शुरू कर दो तो आप इसमें बिल्कुल ही खो जाओगे, इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखी है। अमीश त्रिपाठी ने ये बहुत ही अच्छे से लिखा है ये बुक। ये वो बुक है जो मैं अपनी, जो लोग नहीं भी बुक पढ़ते उनको भी सजेस्ट करती हूँ। एंड जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ये बुक, तब भी मैं सबको रेकमेंड करती थी कि ये बुक पढ़ना सबको ही चाहिए, बिकॉज उसने बहुत अच्छी लिखी है। इंडियन माइथोलॉजी की जो भी बुक है एंड जो भी उसके माइथोलॉजी के अराउंड जो भी कहानियाँ लिखी गई हैं, काल्पनिक कहानियाँ, वो सब मुझे लगता है कि वो लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा करेज भी चाहिए आपको, ताकि आप
उन कहानियों के डिसरिस्पेक्ट ना करें, एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी चाहिए कि ऐसा ना लगे कि आप वही कहानियाँ सुन रहे हो जो आपने ऑलरेडी सुन रखी है। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो अमीश त्रिपाठी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से की है। मेरी फेवरेट बुक इसमें सेकंड वाली है, नागाओं का रहस्य। ये बुक पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, एंड जो बुक की जो कहानी है, बुक की जो सेटिंग है, जब भी आप वो बुक पढ़ रहे होगे तो वो इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है अमीश त्रिपाठी ने कि आप वो सोच पाओगे, आप वो विजुअलाइज कर पाओगे कि वो कैसी जगह होगी जब जब जंग हो रही है, तो जंग के बीच में कैसे चल रहा है सब कुछ। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी है, एंड वो एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ बुक्स में पढ़ने के लिए, जब भी कोई वॉर सीन, जब भी कोई बैटल फील्ड होता है, बिकॉज सारे राइटर्स उतने अच्छे से तरीके से नहीं लिख पाते कि सरलता से भी लिखे और फिर उसको डिटेल्स भी ना मिस कर जाए उस बुक की, जो कि अमीश त्रिपाठी ने की है। सो ये वो 3 बुक्स है जो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। सो जो नेक्स्ट बुक है वो है इकिगाई। ये एक ऐसी बुक है जो पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है, एंड अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी काफ़ी ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी आपको। ये छोटी सी बुक है, ये काल्पनिक नहीं है, फिक्शन में नहीं आती, ये सेल्फ हेल्प बुक में एक तरह से माना जाए तो आती है। सेल्फ हेल्प बुक उस तरह की किताबों को कहते हैं जो आप उससे कुछ सीख सके, कुछ अपनी लाइफ में रूटीन चेंज कर सके, उससे सीख के आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐड कर सके। एंड ये बुक है इस बारे में कि कैसे जापानीज़ जो है वो हमसे ज़्यादा खुश कैसे है, हमसे ज़्यादा बेटर उनकी लाइफस्टाइल कैसे है। जापान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे हर देशों में होती है, लेकिन ये बुक इस बारे में है कि कैसे वो अपने डाइट में क्या खाते हैं, कैसे उनका लाइफस्टाइल है, कैसे वो मेडिटेशन कैसे करते हैं। ये सारी तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। ओवरऑल ये लाइफस्टाइल के बारे में है जापान के, एंड क्या आप उससे ले सकते हो अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने के लिए, ताकि आप ज़िंदगी में ज़्यादा आसानी से ज़्यादा अपनी सारी चीज़ें हैंडल कर सके, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ें मैनेज कर सके। सो आई थिंक ये वैसी बुक है जो आप पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ काल्पनिक नहीं पढ़ना, आपको अगर कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे आप कुछ सीखें, जिससे कुछ नई चीज़ें पता चले आपको। हालांकि मेरा ये मानना है कि आप काल्पनिक बुक्स यानी कि फ़िक्शन बुक से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स इसीलिए होती है ताकि आप उनसे बिना किसी कहानी के, बिना कुछ के, आप बस ये सीख सके कि उनकी लाइफस्टाइल में क्या ऐसा बेटर है जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहोगे। सो इकिगाई उन लोगों के लिए है जिनको काल्पनिक बुक्स नहीं पसंद बट फिर भी वो कुछ नया पढ़ना चाहते हैं। सो जो अगली बुक है वो है मिडनाइट लाइब्रेरी। इसे मैट हेग ने लिखी है। ये बुक जो है उसकी कहानी बहुत ही अलग लगी थी मुझे, बहुत ही यूनिक तरह का इसका टेक था इस कहानी पे, इसलिए मुझे ये बुक पसंद आई। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तब मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, फिर मैंने दोबारा पढ़ी है क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया था। पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मैंने इस बुक को आई थिंक 2 रेटिंग दी थी गुड रीड्स पे, लेकिन मैंने फिर ये दोबारा बुक पढ़ी एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी कहानी ये है कि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो अपनी ज़िंदगी से हर तरह से बहुत ही हारी हुई होती है, एंड उसे कुछ भी अच्छा, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, तो फिर वो डिसाइड करती है कि ऐसा ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है, तो फिर वो कुछ स्टेप लेती है जो अच्छा नहीं है, एंड देन फिर वो एक लाइब्रेरी में पहुंचती है जहां उसे अलग अलग तरह की अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस को बदलने का मौका मिलता है कि अगर ये ना करती तो उसे क्या ज़िंदगी मिलती, अगर इसने ये चीज़ें नहीं चूज़ की होती अपनी ज़िंदगी में तो उसे कैसी लाइफ मिलती। एक तरह से ऑल्टरनेट रियलिटीज़ जीने को, देखने को मिलता है उसे कि अगर उसने ये चेंज किया होता तो क्या उसकी ज़िंदगी बेटर होती। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता हो तो हमें हमेशा लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं होती यार तो शायद ये बेटर हो जाता, अगर मैंने वो कॉलेज नहीं गई होती तो ऐसा होता, अगर मैं यहाँ गई होती तो ये नहीं होता। सो ऐसी चीज़ें ये हमेशा होता है जब भी हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ज़िंदगी में, तो हमेशा लगता है कि अगर ये चीज़ चेंज हो गई होती तो अभी ये हो नहीं रहा होता। सो ऐसा ही मौका मिलता है हमारी प्रोटैगनिस्ट को बुक की, जब वो जाती है उस लाइब्रेरी में पहुंचती है एंड फिर वो देखती है अलग अलग रियलिटीज़ अपनी ज़िंदगी की, कि कैसे अलग चॉइसेस में भी बहुत सारे ऐसे केसेस है कि वो नहीं होता जो उसे लगता है। आई थिंक ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक का मैसेज में आपको बहुत ही ज़्यादा होप मिलती है। ये देख के लगता है कि जब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं यार अगर ये चीज़ चेंज हुई रहती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती है, आज मेरी लाइफ कुछ और होती। ये इस चीज़ पे फोकस करने को कहता है कि जो भी आपकी लाइफ आज है वही शायद आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट आउटकम होगा, या सबसे ज़्यादा अच्छी जो चॉइस है आपको अपनी बहुत सारी ज़िंदगियों में से ये ज़िंदगी जो मिली है यही सबसे ज़्यादा अच्छी चॉइस होगी।
ऐसा मैसेज है इस बुक का, एंड इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। लास्ट में बात करना चाहूँगी 2 बुक्स की जो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखी है। चित्रा बनर्जी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट इंडियन ऑथर है। अगर इस दुनिया में कोई चित्रा बनर्जी का फ़ैन है तो वो मैं हूँ। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने चित्रा बनर्जी की पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पढ़ी थी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है द्रौपदी की महाभारत। ये स्टोरी द्रौपदी के नज़रिए से महाभारत की रीटेलिंग है। उन्होंने महाभारत को द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, द्रौपदी के नज़रिए से दिखाया है। एंड इस बुक में द्रौपदी को पांचाली कहा गया है। एंड ये बुक जब मैंने पढ़ी थी तब मैं 16 साल की थी, एंड मुझे आज तक ये बुक की कहानी याद है। मुझे आज तक ये बुक सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने ये बात हमेशा बोली है कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स मेरी नंबर 1 फेवरेट बुक है। एंड मैंने बहुत ही बढ़िया बुक्स पढ़ी हैं अब तब से अभी तक में, बट ये बुक मुझे उस टाइम पे ही इतनी ज़्यादा अफेक्ट की थी, इतना ज़्यादा उस बुक से मुझ पे इम्प्रेशन था कि मैं आज तक इम्प्रेस्ड हूँ। एंड वो बुक की स्टोरी, क्योंकि महाभारत की कहानी हम सबको पता है कि वो कैसे शुरू होती है, कैसे ख़त्म होती है। एंड टीवी पे इतनी बार महाभारत आता है, सब ने देख रखा है। बट ये बुक का पर्सपेक्टिव क्योंकि द्रौपदी के नज़रिए से रखा गया है, इसलिए मुझे ये बुक बहुत पसंद आई थी। क्योंकि कहानी हमेशा से सेंटर द्रौपदी के अराउंड ही रही है कि द्रौपदी ने ये किया तो फिर ऐसा उसका ये हुआ। एंड बहुत बार द्रौपदी को ब्लेम किया जाता है कि कि उसने महाभारत शुरू की होगी, किसके वजह से महाभारत हुई। ये सारी डिस्कशंस और डिबेट्स हमेशा होते ही रहते हैं। लेकिन ये बुक ऐसी है जो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है इस बुक को लिखना। क्योंकि जब भी कोई ऐसी कहानी होती है जो हमारे स्क्रिप्चर से, हमारी सारी माइथोलॉजी से ली गई होती है, तो उसको लिखने में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो सकती है ऑलरेडी। और ख़ास करके अगर आप ऐसे लिख रही हो, अगर आप एक फीमेल कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो वो कहानी, तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप है ये मैं कहूँगी। चित्रा बनर्जी की जो दूसरी बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो है सीतायन। इसका इंग्लिश में नाम है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, एंड हिंदी में सीतायन कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बुक को सीतायन के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि कहानी जो है, रामायण की जो कहानी थी वो सीता के नज़रिए से देखा गया है। इसमें सीता के कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि हमें रामायण में नहीं मिलती है। क्योंकि रामायण की जो स्टोरी है, ऑफ कोर्स वो राम भगवान के पर्सपेक्टिव से देखा गया है, एंड कैसे उन्होंने लंका में जंग जीती सी, ये सारी चीज़ों में वनवास से लेकर जंग तक सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। लेकिन सीतायन में ये ज़्यादा फोकस्ड है कि सीता की कहानी, सीता के बचपन से वनवास तक की कहानी, एंड वनवास के बाद जो होता है उन सब की कहानी है। एंड मुझे इस चीज़ में मुझे पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सीतायन वैसी बुक है जो कुछ लोगों को पसंद भी आती है, एंड कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी लगती है। कुछ चीज़ें हैं इस बुक में जो शायद आपको नहीं अच्छी लगे, एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ये बुक। बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप इस बुक को एज अ कहानी की तरह पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि चित्रा बनर्जी की का राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है कंपेयर टू बाकी लोग। क्योंकि चित्रा बनर्जी जब वो लिखती है तो आप देख सकते हैं कि वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही सलीके से, एक छोटी सी छोटी चीज़ें जो है अपने कैरेक्टर के बारे में वो रखती है शुरू से अंत तक। जो सीता बचपन में होती है, जो सीता का हरण होता है, वहाँ तक में आप देख सकते हो कोरिलेशन की, उनका कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। बट एट द सेम टाइम सेम चीज़ें होती हैं कुछ कैरेक्टर्स में जो पहले भी थी। सो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो इसलिए मैं चित्रा बनर्जी की दोनों बुक्स हमेशा रेकमेंड करती हूँ, एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनका राइटिंग स्टाइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसलिए वो मेरी फेवरेट ऑथर भी है।